नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। जी हाँ, बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई परमार पद से कभी भी हटाए जा सकते हैं। मनु भाई परमार की जो नियुक्ति हुई है वो सही नियुक्ति नहीं है, गलत तरीके से ये नियुक्ति की गई है। अब इसको लेकर एक याचिका लगाई जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंच चुका है। बिहार सरकार से सवाल जवाब हो रहा है। आगे इस मामले में क्या कुछ होगा, जो याचिका करता है, जिन्होंने मनु भाई परमार के खिलाफ पूरी याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। हमारे साथ एडवोकेट बरजेश सिंह मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर, बरजेश सिंह। जी जी नमस्कार। सबसे पहले हमें नमस्कार, पूरा आपका मामला धन्यवाद अपने समझाइए, चैनल पे। आपको जी क्यों बताएं। लगा कि मनु भाई परमार की जो नियुक्ति है वो सही नियुक्ति नहीं है? किस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे? क्या फैक्ट, क्या तथ्य है आपके पास? सबसे पहले तो ये जो मन्नू भाई परमार हैं, उसमें मेरी कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन की चीज नहीं है। ये जब 15 मार्च 2024 को जब से ये अपॉइंट हुए हैं और 2017 में इनके ऊपर बहुत सीरियस धाराओं में, मतलब 468, 471, 477 है। मतलब ये जो इकोनॉमिक ऑफेंसेज के होते हैं, जो फॉर्जरी का है, अवैध रूप से पैसा निकालने का। मैं बैकग्राउंड में थोड़ा बताता हूँ कि ये 2017 में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे ये बिहार सरकार अच्छा। में, सीनियर उस समय एक बिहार महादलित विकास मिशन, एक एक सोसाइटी बनाई गई थी एक कमीशन के रिकमेंडेशन में। तो वो रजिस्टर्ड सोसाइटी थी, तो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे ये। उस दौरान ही इन्होंने जो है उसमें, जैसा कि उसमें एक ऑडिट हुई बिहार सरकार के अकाउंटेंट जनरल की तरफ से। तो एक उसमें 2 एफआईआर हुए थे, एक 2013 में, एक 17 में। वो महादलित विकास मिशन जो है पूरा घोटाले का ही शिकार हुआ। जितने भी लोग उसके ऊपर रहे, मन्नू भाई परमार से पहले भी और उसके बाद भी, उसमें लगातार वित्तीय अनियमितता ही होता रहा। लेकिन चूंकि जी। मन्नू भाई परमार के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें करीब करीब करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए का घोटाले होगा, और वो केवल एक जिले का आया है। अगर उस घोटाले को विस्तृत रूप में जांच किया जाता तो शायद वो बिहार के बड़े घोटालों में से होता। पूरे बिहार के लेवल पे नहीं है वो फिगर। खैर, वो उस घोटाले की बात है। उसमें ये 2017 में इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज है और इनके ऊपर चार्जशीट भी हो चुका है। जी। चार्जशीट हो चुकी है, लेकिन कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं ले पा रहा है, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर ट्रायल चलाने के लिए केंद्र सरकार के मंजूरी की जरूरत होती है, जो कि मंजूरी नहीं दिया गया इनके केस में। और उसके और 17 का एफआईआर है, और उसके बाद ये 2024 में, 15 मार्च 2024 में बीपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट कर दिए गए हैं, बिल्कुल इस चीज को नजरअंदाज करते हुए। अब एक तो ये रहा एफआईआर का मैटर। दूसरा क्या है कि कोई भी जो बीपीएससी, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 316 में प्रोविजन है कि जो पोस्ट हेल्ड कर चुके, मतलब ऐसे तो 10 साल का बिल्कुल। क्राइटेरिया रखा गया है उसमें, जो आईएएस के लिए, जो मतलब जो सर्विस रूट से आते हैं, जो अदर रूट से आते हैं उनके लिए तो अलग है। तो रिटायर 15 तारीख को बीपीएससी चेयरमैन का नोटिफिकेशन आ गया इनका, और 16 तारीख को ये वॉलेंट्री रिजिग्नेशन दे रहे हैं। मतलब पोस्ट पे अच्छा, रहने के दौरान ही चेयरमैन बन चुके हैं। वो तो एक अलग मामला है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन का। उनकी नियुक्ति बीपीएससी में उस वक्त हुई जब ये पहले ही किसी पद पर बरकरार थे, और इस लिहाज से आपको लगता है कि जो है इनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। उसके अलावा भी आपने कौन कुछ सबूत जुटाए हैं? इसमें, इसका जो नोटिफिकेशन था, जो 16 तारीख को जो इनका वॉलेंट्री रिटायरमेंट का जो नोटिफिकेशन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे बहुत ही मशक्कत के बाद मुझे मिला। और उसी के बाद ये चीजें मेरे संज्ञान में आई कि ये तो सेम डे 15 तारीख को ही चेयरमैन का नोटिफिकेशन आ रहा है, और 15 को ही ये रिजिग्नेशन दे रहे हैं, 16 को वो नोटिफाई हो रही है, गजट नोटिफिकेशन हो रही है। तो कोई भी समझ सकता है कि ये एक दिन के अंदर ही, मतलब ये इनको बोल दिया गया कि आप चेयरमैन बन गए, अब आप रिजाइन कर दीजिए इस पोस्ट से। जबकि वॉलेंट्री रिटायरमेंट का जो प्रोसेस होता है ऑल इंडिया डेथ कम बेनिफिट रूल्स के अंदर, कोई भी विभाग में आप एक दिन में रिजाइन नहीं कर सकते। नोटिस पीरियड होता है, 3 महीना पहले रिजिग्नेशन और नोटिस पीरियड देना होता है, क्योंकि सरकार को भी बड़ा पोस्ट है तो उसकी अल्टरनेट व्यवस्था करनी होती है। लेकिन यहाँ मामला पूरा स्टेज मैनेज है, इस कारण से एक दिन के अंदर ही इनका अप्रूव हो गया है। बिहार के अंदर कई ऐसे आईपीएस ऑफिसर है, जैसे अभी काव्या मिश्रा जी हैं, उनका रिजिग्नेशन ही एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है।
और इनका तो एक दिन के अंदर में वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सेप्ट हो गया, जबकि इनका रिटायरमेंट का आपको लगता अभी है कुछ कि समय ये बचा जो हुआ है। नियुक्ति हुई है, ये जो पूरी नियुक्ति हुई है, पूरी सेटिंग के जरिए हुई है? कुछ सरकार में बैठे ऐसे लोग हैं जिनसे इनके बढ़िया संबंध है, या यूं कहें कि बड़ा कारोबार जिनके साथ इनका चल रहा है, उन लोगों के द्वारा इनकी नियुक्ति करवाई गई है। और जो बीपीएससी में जो धांधली की बात हो रही है, उन लोगों से भी इनके तार जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से इनकी नियुक्ति फौरी तौर पर हुई है। क्या आप ये बात कहना चाह रहे हैं? देखिए क्योंकि मैंने कोर्ट में इस एलिगेशन तो मैंने लगाया है कि जो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट का डेडली नेक्सस है, तभी ऐसे अपॉइंटमेंट होते हैं। तो मैंने उसके डिटेल में, क्योंकि मर्ड गेम नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, तथ्यों के आधार पर बात करनी होती है कोर्ट के अंदर। तो दो चीजें हैं इनके अंदर, एक तो एफआईआर रजिस्टर्ड है, ऐसे एफआईआर है जिनमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर ऐसे ऐसे केसेज अगर आपके हमारे ऊपर लग जाए तो जमानत नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट तक। मैं लड़ता हूँ ऐसे केसेज जो है। आप जानती होंगे कि 420 के केस में समाज में एक टैबू माना जाता है 420 का केस। आपको अदालत बिल्कुल, बिल्कुल। बॉडी अगर क्राइम अगेंस्ट बॉडी में आपको मर्डर में आपको बेल दे सकती है, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंसेज में जहां करोड़ों रुपया एंगेज है तो वहां एक्यूज जो है जमानत मिलते ही भाग जाते हैं। देश में कई ऐसे बड़े बड़े जो भगोड़े हैं बैंकों के, वो देख ही रहे हैं कि उनको लाना मुश्किल हो गया है। उस तरीके उस सेंस में अदालत देखती है। तो एक तो इनको इतने सीरियस धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ऐसा नहीं है, अगर इनके ऊपर झूठा मुकदमा था तो ये सुप्रीम कोर्ट जाकर एफआईआर क्वेश करवा सकते थे। ऐसा उन्होंने कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कि इन धाराओं में मुकदमा एफआईआर क्वेश नहीं हो सकती विदाउट ट्रायल। और ट्रायल ही नहीं चल पा रही है इनके केस में। 17 से लेकर 24 हो गई। जो इनके साथ दो आईएएस ऑफिसर और थे, एक राजू और एक रमैया करके जो थे, जो सासाराम से लोकसभा का उन्होंने लड़ा था चुनाव भी जेडीयू के टिकट पर, और उनको भी बिहार लैंड ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया गया था। इनकी तरह दागी होते हुए भी उनको भी हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग लिया था, पटना हाई कोर्ट ने, कि आप रेजिग्नेशन करेंगे, तब उस पोस्ट से वो हटे थे। अब ये तीसरे वाले आदमी, ये मनु भाई परमार जो है, ये तो मतलब जो आर्टिकल 316 है उसमें लिखा हुआ नहीं है कि एफआईआर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक बताना चाहूंगा कि एक एक जो स्टेट पीसीएस का जो चेयरमैन है, राज्य लोक सेवा आयोग का, तो क्या उसमें ये बात संविधान में, हमारे जो संविधान ड्राफ्ट करने वाले हैं उनको उनको वो कभी ये सोच सकते थे कि इस पे ये भी लिखना पड़ेगा कि इसमें किसी आदमी के ऊपर एफआईआर ना हो? ये तो इम्प्लाइड है, ये तो अंडरस्टूड है कि जो राष्ट्रपति बने, जो प्रधानमंत्री बने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बने, बीपीएससी का चेयरमैन प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सलील सब लोग का जजमेंट है, उसमें इंटरप्रेट किया था, और अशोक यादव का भी है, उसमें बोला था कि अगर 316 के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इम्प्लाइड है ये कि इन पोस्टों पे जो लोग बैठेंगे उनके ऊपर उनका कम से कम कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो। ब्रजेश जी, आप ये मान रहे हैं कि 2017 में जिस मुकदमे में मनु भाई परमार का नाम था, उस मुकदमे में उन पर ट्रायल नहीं चलाया गया, क्योंकि केंद्र सरकार से उस ट्रायल की मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन कायदे से संविधान का नियम यही कहता है कि ट्रायल उन पर चलना चाहिए था। अगर मनु भाई परमार निष्पक्ष थे या उन पर कोई दाग नहीं था, तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस केस को रद्द करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अब वो काला आप उजागर करना चाहते हैं, कायदे से आप उस ट्रायल को खोलना चाहते हैं कि भाई जो भी मामला था वो खोला जाए और जांच की जाए कि इसमें वो दोषी हैं या नहीं है। दूसरा, आपने ये बताया कि जिस तरीके से उनकी बीपीएससी चेयरमैन के पद पर नियुक्ति हुई, एक ही दिन नोटिफिकेशन आता है कि बीपीएससी का नया चेयरमैन ज्वाइन करेगा, और एक ही दिन रेजिग्नेशन देते हैं अपने पिछले पद से बीपीएससी के नए चेयरमैन मनु भाई परमार। इन दोनों बातों से संदेह पैदा होता है कि ये नियुक्ति न्याय संगत तरीके से नहीं हुई है, बल्कि ये पैसों के लालच में, बड़े लेन देन के लालच में ये नियुक्ति हुई है। आप इन दोनों मामलों को लेकर कोर्ट पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कार्रवाई की है? नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, अभी तो इनसे जवाब मांगा है बिहार सरकार से, और उसमें लिस्ट आफ्टर 2 वीक्स लिखा गया था, लेकिन उसकी जो टेंटेटिव डेट दिखा रही है वो 25 मार्च की है। तो 4 वीक्स के आसपास ही हो जाता है। और सरकार अभी तो सुप्रीम कोर्ट से उनको पिटिशन की नोटिस के साथ, जो पिटिशन की पहले कॉपी जाएगी, उसके बाद उनके वकील आएंगे, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस अभी है। एक बार जब उनके तरफ से रिप्लाई आएगी, उसके बाद ही
क्योंकि कोर्ट उनको सुनेगी, सरकार को, मनु भाई परमार को। मैंने 3 पार्टी बनाया है। हम्म। मन इसमें 3 पार्टी मनु हैं, चीफ सेक्रेटरी बिहार, दूसरे में रवि मनु भाई परमार, और तीसरे में जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, वो पार्टी है। क्योंकि नोटिफिकेशन का बड़ा इसमें खेल है, इसलिए मैंने उनको भी पार्टी बनाया है। बहुत अच्छा। क्योंकि कोर्ट को कोई ब्रजेश जी, देखो, आप एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, इसीलिए मैं और आपसे समझना चाह रहे थे, ये जो पूरा मामला चल रहा है, करीब करीब 25 मार्च तक बिहार सरकार को जवाब दाखिल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में, जो आपने याचिका लगाई है। अब इस याचिका पर आपको लग रहा है कि जब बिहार सरकार इसमें जो भी अपना जवाब दाखिल करेगी, उस आधार पर ही तय होगा कि ये जो नियुक्ति हुई है बीपीएससी के पद पर, ये जायज है या नहीं है। दूसरा, जिस मामले में 2017 में केस दर्ज हुआ था, उसमें जांच होगी या नहीं होगी मनु भाई परमार पर, उस पर भी मामला सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो आपको क्या उम्मीदें हैं? सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आप उठा रहे हैं, अभी बीपीएससी का मामला बहुत हाई है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन पर बार बार आरोप लग रहे हैं। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा उन्होंने आयोजित करवाई, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कई लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि जो पद है, जो 2000 के करीब पद है, उसमें बहुत सारे पद पहले से ही बेचे जा चुके हैं, करोड़ों की डील हुई है। क्या जब आपने ये पूरा मामला सुना, उसके बाद आपने ये याचिका लगाई? आपने ये याचिका कब दाखिल की थी? इसकी समय टाइमिंग क्या थी? नहीं, मैंने ये याचिका तो करीब करीब 21 फरवरी, ये याचिका करीब करीब 10-15 दिन पहले ही लगी होगी, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट मोड में इसको मैंने मेंशनिंग करके ही लगवाया है। क्योंकि इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी मिल रही थी, 21 फरवरी शायद, मतलब 21 या कुछ आसपास में फाइल हुआ होगा। ये आंदोलन, ये थोड़ा बहुत तो ये जिक्र हमारे जहन में था, लेकिन मनु भाई परमार का ना एफआईआर पब्लिक डोमेन में था, मतलब इनके आपराधिक रिकॉर्ड का जिक्र केवल मीडिया रिपोर्ट्स में था कि इनके ऊपर मामला दर्ज है। कि आप जानते हैं बिहार के अंदर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जिसमें सारे एफआईआर अपलोड रहते हैं। मैंने वहां सर्च किया तो एफआईआर नहीं मिला। वो मुझे पटना हाईकोर्ट में जो इनके कोई एक्यूज थे, राजू, जो दूसरे आईएएस ऑफिसर थे, जिन्होंने जमानत लेने के लिए जब वहां पिटीशन डाली, उस ऑर्डर में उन्होंने अपने बचाव में इनके रोल का जिक्र किया था। तो वहां से मैंने अच्छा। चीजें ली, और जहां ये मैटर पेंडिंग है, जहां विजिलेंस के ब्यूरो का केस है, तो उस केस के स्टेटस में भी एक लोअर लेवल के जो कर्मचारी हैं, उनके ऑर्डर में इनके एफआईआर का, मतलब पारा का जिक्र हुआ। तो मतलब इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया। इसलिए अगर इसको कोई चैलेंज भी करना चाहता, तो उनको बहुत डीप में जाके स्टडी करना पड़ता। मुझे करीब करीब 1 महीना, मैं दिसंबर से इसको फॉलो कर रहा था। आंदोलन जब शुरू हुआ था, उसके पहले से थोड़ी जानकारी में थी, लेकिन जब ये सारी चीजें चलने लगी, क्योंकि मैं भी बिहार से आता हूँ, और जो एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, अगर वो स्टील बोन माना जाता है, अगर करप्ट ऑफिसर अपॉइंट हो जाएंगे, रेवेन्यू हो गया, पुलिस हो गया, तो फिर व्यवस्था कहाँ चल पाएगी। अगर एकदम चेयरमैन ही अगर इतने बड़े दागी हो, तो फिर वो जिन ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, उनका क्या लेवल होगा। तो इस कारण से मैंने इनको स्टडी करके, फिर नोटिफिकेशन को देख के, उसके बाद ये चैलेंज किया है। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट उस केस के ऊपर विचार नहीं करेगी, इनके ऊपर जो सैंक्शन का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट जो इनका जो अपॉइंटमेंट है, केवल उसको सेट असाइड करेगी, उनके रिकॉर्ड मंगवाएगी। उसमें ये देखा जाएगा कि क्या किसी और को सरकार ने कंसीडर किया था, या इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए भी सरकार ने इनको अपॉइंट कर दिया। तब ये इनका, जैसे पहले भी हुआ है इलाहाबाद में, अनिल यादव का जो हुआ था, वहां पर हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था। और भी कई स्टेट में हुए हैं जहां हाई कोर्ट में हुए। बिहार के अंदर पहले भी अपॉइंटमेंट हुआ है। 1996 में लक्ष्मी राय थे, उनके ऊपर इंजीनियरिंग घोटाले का आरोप था, उनको सीबीआई ने पोस्ट पर रहते हुए ही अरेस्ट कर लिया था। फिर उनके बाद अच्छा। रजिया तबस्सुम बनी, वो भी अरेस्ट हुए थे पोस्ट पर रहते हुए। फिर लास्ट में एक और थे, जिनको एनडीए की सरकार जब आई 2004 में, तो वहां वो भी चेयरमैन पोस्ट पर रहते हुए अरेस्ट हो गए। लेकिन बिहार के अंदर किसी भी सरकार ने इनको हटाने के लिए प्रोसीजर शुरू नहीं किया था। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। राज्य सरकार गवर्नर राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेंगे, इसीलिए उनको हटाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कि पूरी ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो जाएगी अगर एक ऐसे चेयरमैन, अभी इनका टर्म 1 साल से ऊपर बचा हुआ है, तब मैंने इनके नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट सारे रिकॉर्ड मंगवाएगी, क्योंकि को वारंटों का रिट है। उसके बाद इनके जो अपॉइंटमेंट है, उसको
नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगी, इलीगल डिक्लेयर करेगी, उसके कॉन्सिक्वेंस में ये पोस्ट से हटेंगे, जो कि अभी उनके देखिए रिप्लाई और सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट इसको ब्रजेश जी, एग्जामिन कर रही है। ब्रजेश जी, चूंकि बीपीएससी के चेयरमैन को लेकर बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी लगातार बड़े बड़े आरोप लगा चुके हैं, करप्शन के आरोप लगा चुके हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं, और इसी को देखते हुए लोगों तक ये बात भी पहुंची कि भाई बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई परमार हैं, जो कि आरोपित है, जिन पर बहुत सारे लोग कई तरह के मामले मढ़ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है, इस पर कोर्ट ही फैसला कर सकता है। लेकिन हम ये समझना चाह रहे थे ब्रजेश जी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि सवाल आप पर भी होगा कि अभी चूंकि ये मामला बहुत हीटेड है, गर्म मुद्दा है, तो एडवोकेट ब्रजेश सिंह को इसमें क्या फायदा दिखा, या उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो इतनी खोजबीन में जुट गए। तो हम चाहेंगे एक जो आपका पक्ष है आप उसको भी खुलकर रखें कि आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और आप इस मामले में कैसे पहुंचे, आपने इस मामले को उजागर करने के बारे में कैसे सोचा। नहीं, मैं पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन की कैपेसिटी में पहुंचा हूँ। कोर्ट ने हमसे पूछा था कि एडवोकेट्स बीइंग एडवोकेट आपको पीआईएल फाइल नहीं करना चाहिए था, तो मैं एडवोकेट की कैपेसिटी, एडवोकेट मेरा प्रोफेशन है, और इससे पहले आपने देखा होगा बिहार में पुलों का गिरने का सिलसिला जारी था, तो उसमें भी मेरी ही जनहित याचिका पे उस समय के देन चीफ जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ ने नोटिस जारी किया था, उसमें भी बिहार सरकार ने अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं किया। उसके पहले भी इलेक्शन, बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें भी मेरे एक कंटेम्प्ट, जो भी राजनीतिक दल जो दागी उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करते हैं, तो उनका रीजन जारी करना था अखबारों में, टीवी में और ट्विटर और फेसबुक पे। तो उसमें वायलेशन हुआ था 2020 में, तो उसमें भी एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, जिसके अंदर पूरे सुप्रीम कोर्ट ने एक एडिशनल ग्राउंड भी दिया था कि वेबसाइट पर भी अपलोड करो, और वो नोटिफिकेशन से 3 दिन पहले 3 टाइम पब्लिकेशन इंश्योर करो। तो मैं एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन हूँ, चूंकि मैं बिहार से आता हूँ, और इसके अलावा मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, तो अभी भी मेरा एज बचा हुआ है, और बीपीएससी के एग्जाम में मैं भी अपीयर हुआ हूं। मैंने देखा है किस तरीके की रेगुलरिटी होती है। मैं 2 बार में से दे चुका हूँ। एक जुडिशियल सर्विसेज का मैंने दिया था 4-5 साल पहले, और अभी 2 साल पहले मैंने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का दिया था। तो एग्जाम कंडक्शन से मैं बिल्कुल अवेयर हूँ, और इसी एग्जाम में मैं भी फॉर्म भर रहा था, लेकिन इनके पोर्टल इतनी मतलब मिसमैनेज थी, इतनी पुअर थी कि मैं एग्जाम भी नहीं भर पाया। अदरवाइज मैं कैंडिडेट की कैपेसिटी में ही आता। मैंने कोर्ट में जी वो बात नहीं रखी, क्योंकि हमको एडवाइस नहीं किया गया था, क्योंकि पीआईएल के अंदर इंटरेस्टेड पार्टी भी नहीं आ सकते। तो मैं एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, चूंकि मैं बिहार से आता हूँ, अगर यहाँ पे चेयरमैन ही करप्ट हैं, तो एक सिटीजन कैसे सेफ रह सकता है। आप जानते हैं कि बिल्कुल बीपीएससी से कौन लोग बनते हैं, जमीन का रजिस्ट्रार, डीएसपी, जितने भी छोटे हैं आरटीओ में, जो सारा फंक्शन है वो लोअर ब्यूरोक्रेसी, आईएएस तो उसके ऊपर बैठे होते हैं, स्टेट सेंटर के बीच में बफर का काम करते हैं। तो जहां अब 2000 वैकेंसी आई है इस बीच में, और उसमें सारे छात्र सड़क पे निकल के नारा लगा रहे हैं चेयरमैन के खिलाफ, और बहुत ही गंभीर तरह के आरोप लग रहे हैं। तो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन और बिहार के नागरिक के रूप में मैंने जो है ये पिटीशन डाली है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, आपने बताया कि आपका मकसद क्या है, और आप पहले भी इस तरह की याचिका जनहित में लगा चुके हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता की एक भूमिका आप निभा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे काम बहुत खूबसूरत होते हैं। निश्चित रूप से क्योंकि सड़क पर उतरकर जब छात्र आंदोलन करते हैं और सरकार सुनती नहीं है, तो एक उम्मीद कोर्ट से बचती है, और कोर्ट तक मामला ले जाने वाले माध्यम अगर आप बनते हैं, तो निश्चित रूप से तमाम छात्रों को थोड़ी राहत होगी कि कोई तो है जो उनके मुद्दों को सही तरीके से उठा रहा है और उनकी बात को न्यायालय तक पहुंचा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, आपने पूरे मामले में कई बातों को उजागर किया है, और इस मामले में आगे क्या कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट में आगे आप बातें क्या क्या रखेंगे, आपकी क्या तैयारी है, फिर से आपसे जुड़ेंगे और सारे मुद्दों को समझेंगे, और बीपीएससी के चेयरमैन को लेकर बिहार सरकार क्या जवाब दाखिल करती है उस पर भी आपसे जरूर जानेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद।